जाहिर होना यार। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके वाक्यों की पहचान है ता था ते थे ती थी। अगर वाक्य अंत में ता था आ गया, जैसे शीला खाना पकाती थी, शीला खाना पकाती थी। वाक्य अंत में ती थी शब्द आ गया, तो ये वाक्य किसमें किस टेंस का वाक्य है? ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। मोहन गाना गाता था, तो स्टूडेंट्स वाक्य अंत में ता था शब्द आ गया, तो यह वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक, तो इसके वाक्यों की पहचान क्या है? ता था ते थे ते थी या ए ई, या ए ई भी, ये भी पहचान है, या ए। ठीक, जैसे मैंने गाना मैंने उसे दंड दिया, मैंने उसे दंड दिया, मैंने उसे दंड दिया। यहाँ आप देख रहे हो वाक्य अंत में यह शब्द आ गया, वाक्य अंत में यह शब्द आ गया, तो इस तरह से ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ। ठीक है, तो इस वाक्य इस टेंस के वाक्यों की जो पहचान है ता था ते थे ती थी या ये। यहाँ पर जो है सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इन वाक्यों का अनुवाद करने के लिए कुछ सहायक क्रिया का इस्तेमाल होता है। सहायक क्रिया डिड का इस्तेमाल आप करते हैं यहाँ पर। पिछले टेंस में आपने पढ़ा था, हेलो, पिछले टेंस में आपने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग करते हैं। आपने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग, लेकिन यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। केवल यहाँ पे एक ही सहायक क्रिया डिड है। और ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर भी अफर्मेटिव सेंटेंसेज में, ये सब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेज, अफर्मेटिव सेंटेंसेज है ये सब। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर भी आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में सहायक क्रिया डू डज का इस्तेमाल नहीं हुआ था। ठीक है, सहायक क्रिया डू डज का इस्तेमाल आपने निगेटिव सेंटेंसेज और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में किया था। ठीक उसी तरह से यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज में सहायक क्रिया डिड का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग निगेटिव सेंटेंसेज और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में किया जाएगा। तो आइए देखिए हम अनुवाद कैसे करते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को आप कितने प्रकार से लिख सकते हैं? इस टेंस के वाक्यों को आप कितने प्रकार से लिख सकते हैं? अंडरस्टैंड? आप इसको देखिए, देखिए आप पहला वाक्य लिख सकते हैं, तुमने पत्र लिखा। देखिए लास्ट में देखिए आ का मात्रा भी आ जाए, ता था ते थे ती थी ये भी, और या ए आ का मात्रा भी आ जाए तो पास्ट में माना जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो आपने वाक्य लिखा, तुमने पत्र लिखा, ये पहला वाक्य हो गया।
आप दूसरी तरह से लिख सकते हैं, तुमने पत्र नहीं लिखा, तुमने पत्र नहीं लिखा। अगला वाक्य आप लिख सकते हैं, अगला वाक्य आप राइट कर सकते हैं, तुमने कभी पत्र नहीं लिखा, तुमने कभी पत्र नहीं लिखा। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स, आप इस प्रकार से वाक्य लिखेंगे। पहला वाक्य तुमने पत्र लिखा, दूसरा तुमने पत्र नहीं लिखा, तीसरा वाक्य तुमने कभी पत्र नहीं लिखा। और अगला वाक्य आप लिख सकते हो, क्या तुमने पत्र लिखा, क्या तुमने पत्र लिखा। यह देखिए, इस वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुमने पत्र लिखा। फिर आप अगला वाक्य लिख सकते हैं, तुमने पत्र क्यों लिखा। इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए क्यों शब्द आ गया यहाँ, यह वाक्य देखिए क्या से प्रारंभ था, क्या तुमने पत्र लिखा, तो इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्यों शब्द, प्रश्न सूचक शब्द यहाँ पे बीच में आ गया है, प्रश्न सूचक शब्द यहाँ पे बीच में आ गया है, क्यों। ठीक है, तुमने पत्र क्यों लिखा, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव है। और आप देख सकते हैं, तुमने पत्र कब लिखा, कब। इस तरह से और भी तमाम वाक्य बन सकते हैं, तुमने पत्र किसे लिखा। ठीक है, इस तरह से वाक्य बन सकते हैं। तो ध्यान देने की बात है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये पहला वाक्य जो है ये आपका साधारण वाक्य है। ये क्या है, साधारण वाक्य। ये अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। और देखिए स्टूडेंट, ये जो दो वाक्य है, तुमने पत्र नहीं लिखा, इसमें नहीं शब्द आ गया, इसमें कभी नहीं शब्द आ गया। ठीक, इसमें नहीं शब्द है और कभी नहीं। जब वाक्य में नहीं शब्द आया, नॉट और नेवर, नॉट और कभी नहीं मीन्स नेवर, कभी नहीं मीन्स नॉट और नेवर। ठीक, जब वाक्य में नहीं और कभी नहीं शब्द आ जाता है, जब वाक्य में नहीं और कभी नहीं शब्द आ जाता है, तो ये वाक्य क्या होता है स्टूडेंट्स, निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव। ये है निगेटिव सेंटेंस है। अंडरस्टैंड, ये है निगेटिव सेंटेंस है। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ नीचे के जो तीन वाक्य हैं, क्या तुमने पत्र लिखा, तुमने पत्र क्यों लिखा, तुमने पत्र कब लिखा। ठीक है, तुमने पत्र किसको लिखा, तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। INTERROGATIV। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के विषय में जानते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, तो इस तरह से अब देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका ट्रांसलेट करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको ट्रांसलेट करने का मतलब हिंदी से इंग्लिश बनाने का जो फार्मूला है, देखिए क्या है, यहाँ सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट यस मीन्स आप क्या समझेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट को हमने यहाँ शॉर्ट में क्या लिख दिया, यस, यस मीन्स सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड, प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अंडरस्टैंड। अब देखिए आपका फार्मूला है, पहले सब्जेक्ट करता होगा, फिर मेन वर्ब सेकंड फॉर्म मुख्य क्रिया का दूसरा रूप,
फिर ऑब्जेक्ट, ओ भी मीन्स ऑब्जेक्ट, कर्म, उसके बाद ईटीसी इत्यादि तमाम शब्द आएंगे। अब देखिए इसके आधार पर इसका अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। देखिए सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट? स्टूडेंट आप बताइए सब्जेक्ट क्या है? तुमने पकड़ना है। नो, तुमने सब्जेक्ट है, तुमने, यू सब्जेक्ट, यू। अब देखिए यहाँ लिखना, ये लिखा शब्द क्या है? मुख्य क्रिया। ठीक, तो मुख्य क्रिया लिखना क्या होता है? राइट होता है। क्या होता है स्टूडेंट? राइट। ये फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म। राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? रोट। ठीक, राइट, रोट, रिटेन। राइट, रोट, रिटेन थर्ड फॉर्म होता है। राइट, रोट, रिटेन। तो राइट मीन्स लिखना फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म। यहाँ हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे स्टूडेंट। यू रोट, ठीक है, आपने ये जो मुख्य क्रिया है लिखा, इसकी इंग्लिश आपने लिख दिया। हेलो, लिखना राइट, सेकंड फॉर्म रोट। यू रोट ए लेटर, तुमने पत्र लिखा। तो इस तरह से आपने इसका ट्रांसलेट किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला वाक्य क्या है? आपका अगला वाक्य, तुमने पत्र नहीं लिखा, अगला वाक्य। ठीक है, इसके लिए फार्मूला देखिए। तुमने पत्र नहीं लिखा, तुमने कभी पत्र नहीं लिखा, ये दो वाक्य निगेटिव सेंटेंस हैं, नकारात्मक वाक्य। ठीक, जिनमें नहीं शब्द अथवा कभी नहीं शब्द आ जाता है तो ये निगेटिव हो जाते हैं। तो देखिए निगेटिव में ये जो फर्स्ट प्रकार का निगेटिव है, पहला निगेटिव जिसमें नहीं शब्द आया है, नहीं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। इसके लिए फार्मूला है स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ देखिए मैंने बताया आपको सहायक क्रिया डिड जो हमने लिखा है उसका प्रयोग अफर्मेटिव में नहीं हुआ, दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में भी अफर्मेटिव में सहायक क्रिया का इस्तेमाल नहीं होता है। आपने इस्तेमाल नहीं किया डिड का इस्तेमाल, यहाँ नहीं किया आपने, लेकिन अब डिड का इस्तेमाल, सहायक क्रिया का इस्तेमाल यहाँ पर हो जाएगा। इसमें ये जो फर्स्ट प्रकार का निगेटिव है जिसमें नहीं शब्द आया है, इसमें सहायक क्रिया का इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सहायक क्रिया डिड इस्तेमाल हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, इसके साथ नॉट जोड़ देंगे, नहीं की इंग्लिश, डिड नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब टू द पावर 1। यहाँ पर वर्ब पे पावर 1 आपने लिखा, इसका मतलब हुआ फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ओबी प्लस ईटीसी। ओबी मीन्स ऑब्जेक्ट, ओबी प्लस ईटीसी। स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूला है इसके लिए। अब इस फार्मूला के आधार पर हम इसका ट्रांसलेट करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए तुम अथवा तुमने सब्जेक्ट रूप में हो तो कुछ बच्चे सस्पेंस में आ जाते हैं कि तुमने यहाँ पर आ गया, कि तुम होता तो हम यूँ लगाते, लेकिन ये कैसा वाक्य है इसमें तुमने आ गया, तो लोग जो है वहाँ सस्पेंस में आ जाते हैं। तो सस्पेंस में नहीं आना है। यहाँ पर तुम अथवा तुमने अगर सब्जेक्ट रूप में है तो यहाँ पर हम यू का इस्तेमाल इसके लिए करेंगे। ठीक, यू डिड नॉट, यहाँ देखिए डिड नॉट आ जाएगा, यू डिड नॉट राइट। यहाँ देखिए जब सहायक क्रिया का प्रयोग हो जाता है, हेलो हेल्पिंग वर्ब का, तब यहाँ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है, मेन और फर्स्ट फॉर्म। यहाँ देखिए यहाँ सेकेंड फॉर्म था अफर्मेटिव में, लेकिन यहाँ क्योंकि सहायक क्रिया डिड का इस्तेमाल हो गया
जब सहायक क्रिया का इस्तेमाल हो जाता है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हम प्रयोग करते हैं। यू डिड नॉट राइट अ लेटर, इस तरह से स्टूडेंट इसको आपने इसका अनुवाद आपने किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला वाक्य क्या है, तुमने कभी पत्र नहीं लिखा, तुमने कभी पत्र नहीं लिखा। अब देखिए इसके लिए जो फार्मूला है, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नेवर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये जो सेकंड टाइप का, जो दूसरे प्रकार का ये निगेटिव है, दूसरे प्रकार का निगेटिव सेंटेंस जो है, इसमें कभी नहीं शब्द आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सुनो, इसमें भी दूसरे प्रकार के निगेटिव में, मैंने कहा निगेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग होता है डिड का, ठीक है, लेकिन ये सेकंड प्रकार का जो निगेटिव है, कभी नहीं, इसमें सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नेवर होगा, उसके बाद मेन वर्ब सेकंड फॉर्म होगा। कहने के लिए तो ये निगेटिव है, लेकिन इसका जो ट्रांसलेट है, अनुवाद है, वो अफर्मेटिव की तरह हो रहा है। नेवर आ गया और उसके बाद जैसे अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म था, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म था मेन वर्ब का, उस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो ये कहने के लिए निगेटिव है, लेकिन इसमें जो है क्या कह रहे हैं, इसमें सेकंड फॉर्म यहाँ भी आएगा। इसका जो है ट्रांसलेट अफर्मेटिव की तरह हो रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस, देखिए क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं हुआ, तो डिड का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गया, जैसे कि यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इट। तो ये फार्मूला स्टूडेंट इसके लिए। अब स्टूडेंट इसके लिए ट्रांसलेट हो जाएगा, यू नेवर रोट ए लेटर। नेवर मीन्स कभी नहीं, स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, कभी और नहीं दोनों मिला करके होता है नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं हो गया, नेवर लिख दिए आप, नेवर मीन्स कभी नहीं हो गया। एक बार मैं पढ़ा रहा था, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर इसमें नॉट कहाँ आप लगा रहे हैं। मैंने कहा आप समझो बात को, नेवर मीन्स कभी नहीं होता है, नेवर का मतलब कभी नहीं होता ही है, तो वहाँ नॉट क्या लगा होगा, तो इस तरह से, तो नेवर का मतलब कभी नहीं। यू नेवर रोट, अब देखिए यहाँ रोट, WROT, रोट ए लेटर, LETTE। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने इसका ट्रांसलेट कर दिया इस फार्मूला के आधार पर, यू नेवर रोट ए लेटर, अंडरस्टैंड। अब ये देखिए जो नीचे के तीन वाक्य हैं, क्या तुमने पत्र लिखा, तुमने पत्र क्यों लिखा, तुमने पत्र कब लिखा, ये जो है वाक्य इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे ही और भी वाक्य आप बना सकते हैं, तुमने पत्र किसको लिखा। तो इस तरह से देखिए, अब ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए, ये पहला वाक्य, ये क्या से प्रारंभ है, क्या शब्द से प्रारंभ है, क्या शब्द से शुरू है। तो जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, व्हाट का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है, किसी भी टेंस का वाक्य, आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट टेंस के 4 भाग, फ्यूचर टेंस के 4 भाग। तो इस तरह से कितना हो गया, 4 3 जा 12, कितने हो गए, 12 पार्ट, 12 भाग हो गए। क्या हो गए, 12 भाग। तो 12 टेंस, कोई भी टेंस हो, अगर उसका वाक्य, हिंदी वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो, क्या शब्द से शुरू हो, तो वहाँ पर हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। वहाँ पर जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है, उसको हम पहले लाते हैं, और पहले लिखने से वहाँ पर क्या शब्द का उच्चारण मान लिया जाता है, अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हेलो, वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे, ठीक। मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहाँ इंट्रोगेटिव में होगा।
तो यहाँ डिड, हेल्पिंग वर्ब क्या स्टूडेंट? डिड। डिड उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके पश्चात सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के पश्चात मेन वर्ब। ध्यान देने की बात है, जब हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग कर देंगे तो यहाँ पर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो ये है फार्मूला स्टूडेंट। ठीक, अब इस फार्मूला के आधार पर हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, तो यहाँ क्या तुमने पत्र लिखा, वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है, तो क्या व्हाट लगा दें? नहीं, हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड पहले लगाएंगे, डिड उसके पश्चात सब्जेक्ट तुमने यू, डिड यू, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डिड यू राइट, राइट में लिखना फर्स्ट फॉर्म राइट, WRIT, डिड यू राइट ए लेटर, क्या तुमने एक पत्र लिखा। और ध्यान दीजिएगा लास्ट में वाक्य के अंत में आप क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। अगर आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते हो यहाँ लास्ट में, तो अगर आपका 2 नंबर का मान लीजिए है, हेलो ये जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, अगर ये 2 नंबर का है तो इसमें 1 नंबर आपको लेस हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान देने की बात है, आप क्वेश्चन मार्क अवश्य लास्ट में लगाएंगे, बहुत जरूरी है क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन मार्क बहुत ही मायने रखता है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है इंट्रोगेटिव में। अब देखिए अगला सेंटेंस है स्टूडेंट, तुमने पत्र क्यों लिखा। अच्छा समझ गए इसको। तो ये हो गया डिड यू राइट ए लेटर, ये ट्रांसलेट हो गया। तो यहाँ पर डिड से प्रारंभ हमने किया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है अगला, तुमने पत्र क्यों लिखा। अब आप देख रहे हैं क्यों शब्द वाक्य के बीच में आ गया। ठीक, तो जब क्वेश्चन वर्ड प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो उसकी इंग्लिश हम पहले लाते हैं, उसकी इंग्लिश पहले लाते हैं। अब यहाँ इसकी इंग्लिश पहले आ जाएगी, QW प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया। क्यों, क्या, क्यों, कब, कैसे, अगर वाक्य के बीच में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश पहले हम लाते हैं। अब यहाँ देखिए तुमने पत्र क्यों लिखा। अब क्यों की इंग्लिश वाई, क्योंकि इंग्लिश वाई पहले लाएंगे, WHY वाई। वाई डिड सहायक क्रिया डिड, वाई डिड यू राइट ए लेटर। अंडरस्टैंड, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है तो उसकी इंग्लिश, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लाएंगे, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डिड, वाई डिड यू राइट ए लेटर, इस तरह से। ठीक, अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट अगला वाक्य क्या है, तुमने पत्र कब लिखा। यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड बीच में है, इसके लिए भी यही फार्मूला यूज हो जाएगा। इसके लिए भी आप देख रहे हैं फार्मूला यूज हुआ, और इस वाक्य के लिए भी फार्मूला यही यूज होगा। इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड कब वाक्य के बीच में है। तुमने पत्र कब लिखा, तो जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो उसके लिए फार्मूला, इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अंडरस्टैंड। तो यहाँ कब, प्रश्न सूचक शब्द कब, इसकी इंग्लिश क्या होगी, व्हेन। व्हेन मीन्स कब, व्हेन मीन्स कब, व्हेन, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब डिड, व्हेन डिड, उसके पश्चात सब्जेक्ट, व्हेन डिड यू राइट, लिखा, राइट फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, व्हेन डिड यू राइट राइट द लेटर, LETTE। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने ट्रांसलेट कर दिया। अंडरस्टैंड।
तो आपका वाक्य था तुमने पत्र कब लिखा, तो कब की इंग्लिश आप पहले लाए व्हेन, क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया व्हेन डिड यू, उसके बाद मेन वर्ब राइट द लेटर। ठीक, तो इस तरह से आपने क्या किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का आपने अनुवाद करना सीखा। ठीक, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हमने एक ही वाक्य को रनिंग क्यों करवा दिया है। हमने एक ही वाक्य लिया और प्रत्येक सेंटेंस में अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंटरोगेटिव में हमने एक ही वाक्य को मैंने क्या किया, रनिंग करवाया। तुमने पत्र लिखा, तुमने पत्र नहीं लिखा, तुमने कभी पत्र नहीं लिखा, क्या तुमने पत्र लिखा, तुमने पत्र क्यों लिखा। तो इस तरह से मैंने एक ही सेंटेंस को मैंने एक ही वाक्य को मैंने, ठीक है, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव इसमें रीडिंग करवाया। क्यों ऐसा किया, ताकि आपके समझ में आ जाए इस तरह से। ठीक, हो सकता है आप सोच रहे हो कि क्या सर को और वाक्य नहीं मालूम है, क्या सर और अतिरिक्त वाक्य नहीं जानते हैं क्या, इस तरह से एक ही वाक्य बार बार लिख रहे हैं। ऐसा इसलिए लिखा गया है ताकि आपके समझ में आ जाए। अब इस तरह से आप और वाक्य लिख के बना सकते हैं। अब आप यहाँ वाक्य लिख सकते हैं, शीला खाना पकाती थी, शीला खाना पकाती थी, हो जाएगा शीला कुक्ड द फूड, शीला कुक्ड द फूड। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं, शीला खाना नहीं पकाती थी, शीला खाना नहीं पकाती थी, शीला डिड नॉट कुक द फूड। ध्यान दीजिएगा, पहचान ता था ते थी या ये ई और आ का मात्रा भी ऐसे तय पहचान है। तो शीला खाना नहीं पकाती थी, शीला डिड नॉट कुक द फूड। अगला वाक्य क्या होगा, शीला कभी खाना नहीं पकाती थी, तो हो जाएगा शीला नेवर कुक्ड, सेकंड फॉर्म, शीला नेवर कुक्ड द फूड। फिर उसके बाद ऐसे ही क्या शीला खाना पकाती थी, क्या शीला खाना पकाती थी, वाक्य क्या शुरू होगा, तो हेल्पिंग वर्ब डिड पहले लाएंगे, डिड शीला कुक द फूड, डिड शीला कुक द फूड। ऐसे ही अगला वाक्य लिख सकते हैं, शीला खाना क्यों पकाती थी, शीला खाना क्यों पकाती थी, तो क्या बन जाएगा, व्हाई डिड शीला कुक द फूड। उसके बाद आप फिर लिख सकते हैं वाक्य, फिर अगला वाक्य लिख सकते हैं, शीला खाना कब पकाती थी, अथवा शीला ने खाना कब पकाया, तो आप क्या ट्रांसलेट होगा, इसका ट्रांसलेट होगा व्हेन डिड शीला कुक द फूड। तो ऐसे ही आप इसके आधार पे और भी वाक्य लेकर के और रनिंग करवाते हुए आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त होती है। फिर अगले वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण नियमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे।